हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एवोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एवोल्यूशन इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एवोल्यूशन क्या होता है? एक ऑर्डरली चेंज हो रहा है कुछ भी चीज़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की तरफ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द एक सेकेंड। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स की लाइफ फॉर्म कैसे इवॉल्व हुई है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इस इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है ना ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से ओरिजिन हुई है? सबसे पहले इसमें आते हैं बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी स्टेट दैट यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो बाय अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर्स पहले बना था बाय अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो। और अर्थ कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर अगो। देयर वॉज नॉट एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। वाटर वेपर CH4, CO2 and NH3 released from molten Mars covered the surface. इन बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या आता है कि ये जो हमारा एटमॉस्फियर था ना, पहले मतलब कोई एटमॉस्फियर ही नहीं था क्या कि सिर्फ वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड थी और ये NH3 अपना यूरिया था। ये सब था। वो भी क्या कहते हैं, रिलीज किससे हुआ था? जो मॉल्टन मार्स था, जो सरफेस को कवर किया था, उससे निकला था। द यूवी रेस फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इंटू H2 एंड O2। जो यूवी रेस थी ना सन से जो आ रही थी, वो वाटर को H2 और O2 में ब्रेक कर रही थी। ऑक्सीजन तो वो कंबाइन किया NH3 और CH4 के साथ और क्या बना? वाटर, CO2 ये सब बना। एंड द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड। ओजोन लेयर फिर बनी थी। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज अ रेन टू फॉर्म ओशियंस। अब इसके बाद हुआ क्या कि जो ओजोन लेयर थी वो बनी और जैसे जैसे कूल हुआ तो जो वाटर वेपर था वो रेन बन के गिरने लगा। लाइफ अपीयर्ड अब ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो। जो लाइफ थी ना वो ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर पहले आई ना। थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। इट स्टेट्स दैट लाइफ केम आउट ऑफ डीकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। इसका ये कहना है कि जो लाइफ है ना वो एक डीकेइंग और रॉटिंग मैटर से आई है, जिसको स्ट्रॉ, मड, ये मतलब इन सब से आई है। और फिर उसके बाद आता है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या कहा? डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एंड डिसप्रूव दिस थ्योरी। अब लुईस पास्चर जो आए उन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है और उन्होंने डिसअप्रूव किया इस थ्योरी को। He showed that if in pre-sterilized flask, life did not come from killed yeast. अब उन्होंने क्या किया कि वो एक प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क लिए और उन्होंने कहा कि जो लाइफ अराइज हो रही है इसमें ना वो किसी किल्ड, मतलब जो पुराना किल्ड यीस्ट था उससे नहीं आ रही है। इन अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोजेस। नाउ सेकंड जो है अपना क्या वो बायोजेनेसिस है। सेकेंड है हमारा बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस किसने दिया? बायोजेनेसिस वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रैंकिस्को रेडी एंड स्पेल्जनी एंड लुईस पास्चर। इन्होंने क्या कहा कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है। अब आता है कॉस्मिक थ्योरी, जिसको थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया कहते हैं। ये क्या कहता है कि यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है मतलब स्पोर, वो ट्रांसफर हो रही थी अलग अलग प्लैनेट से। ठीक है ना, जिसमें से कि अर्थ भी था। नाउ थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहता है कि दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग वॉज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर्स। कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थे ना वो किसी बहुत ही सुपर पावर मतलब गॉड ने क्रिएट किया। ये थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहता है। उसके बाद आता है हमारा थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये किसने दिया था? ओपेनन और हार्डन ने। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ थी ना वो एक नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई थी, जैसे कि मीथेन, यूरिया, H2O, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा, इन सब से। मतलब कि एबायोजेनिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस, है ना। नाउ यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। हारोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंटली प्रूव थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। जो हारोल्ड यूरे थे और स्टैनले मिलर थे ना, उन्होंने क्या प्रूव किया? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। उन्होंने क्रिएट किया कंडीशन, जैसे हमारी पुरानी मतलब प्रिमिटिव अर्थ थी ना वैसे ही कंडीशन इन्होंने क्रिएट की लैब में। दैट इज हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर विद CH4, NH3, H2, मतलब ऐसा एक जो था
कंडीशन उन्होंने क्रिएट किया। तो उन्होंने क्या बनाया कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बनाया एक क्लोज्ड फ्लास्क में, जिसके अंदर क्या क्या था, मीथेन था, यूरिया था, H2 था और वाटर वेपर था एट 800 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ अमाइनो एसिड बने। ठीक है ना, इससे क्या हुआ, कुछ अमाइनो एसिड बने थे। In similar experiment, other observed formation of sugar, nitrogen bases, pigments and fat। और इसी में और भी फॉर्मेशन हमें देखने को मिले जो कि थे कि शुगर, नाइट्रोजन, बेसिस, पिगमेंट्स, फैट्स, ये सब। ठीक है। नाउ फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट 3 बिलियन ईयर अगो। सबसे पहली नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो थी वो 3 बिलियन ईयर अगो आई थी, एंड दे वर आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओके, नाउ एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। इसमें पहला आ जाता है पैलेनेटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेनेटोलॉजी क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ फॉसिल। पैलेनेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। Fossils are the remnants of life forms found in rocks, that is earth crust. Fossils are written documents of evolution. ठीक है। Now significance of fossil. A, to study phylogeny. फॉसिल से क्या होता है कि हम फाइलोजेनी स्टडी कर सकते हैं, दैट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रेस हिस्ट्री। एग्जाम्पल हॉर्स का इवोल्यूशन। दूसरा, टू स्टडी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तीसरा, टू स्टडी अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल जो खत्म हो चुके हैं जैसे कि डायनासोर। टू स्टडी अबाउट जियोलॉजिकल पीरियड बाय एनालाइजिंग फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक लेयर। The study showed that life form varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span. अब दूसरा आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। Comparative anatomy and morphology shows that different forms of animals have some common structural features. This can be explained as follows. जो morphological और anatomical evidence था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कुछ एक comparative anatomy morphology देखने को मिलती है अलग अलग forms of animal में, जिसमें कि कुछ common structural features होते हैं। ये किससे समझाया गया? पहला homologous organ। ये क्या होता है वो देख लेते हैं। Homologous organs are organs having fundamental similarity in structure and origin but different function. होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जिनमें क्या होता है, फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है स्ट्रक्चर में और ओरिजिन में, बट उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगी कहते हैं। ह्यूमन हैंड, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, ह्यूमन हैंड, वेल्स, फ्लिपर्स, बैट्स, स्विंग्स एंड चीता फूट। These four limbs have different function but similar anatomical structures such as bones. Example: humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges. ठीक है। Now homology is also seen in heart and brains. ठीक है। होमोलॉगी प्लांट में कहाँ देखी जाती है? थॉर्न्स ऑफ बोगैनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटेशियम। द ओरिजिन ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. It is the evolution by which related species become less similar to survive and adapt in different environmental conditions. Homology indicate common ancestry. Homology क्या indicate करती है? एक common ancestry. सेकेंड क्या आ जाता है हमारा? एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन में क्या आ जाता है? दीज आर द ऑर्गन जिनके फंक्शंस तो सिमिलर है बट उनके स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो है अलग है। मतलब फंक्शन इनके सिमिलर है बट ओरिजिन और स्ट्रक्चर इनके अलग अलग है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? एनालॉगी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, दोनों के फंक्शन सेम है, दिखने में भले अलग अलग है। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों का काम है देखना, भले उनके फंक्शन अलग है। ठीक है। नाउ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में फिर क्या आया कि फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये भी सेम थे। स्वीट पोटैटो, ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट्स एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओरिजिन ऑफ एनालॉगस ऑर्गन इज ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स का ओरिजिन है ना, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। इट इज द इवोल्यूशन बाय विच अनरिलेटेड स्पीशीज बिकम मोर सिमिलर टू सर्वाइव एंड अडॉप्ट इन अ सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तीसरा आता है हमारा एडाप्टिव रेडिएशन, जिसको क्या मतलब इसमें क्या आ जाता है? बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस क्या थे? एडाप्टिव रेडिएशन, इवोल्यूशन बाय एडाप्टेशन। मतलब कि इवोल्यूशन जैसे जैसे अपनी एरिया के अकॉर्डिंग वो अडाप्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, वैसे वैसे उनका इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना। एडाप्टिव रेडिएशन इज द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। एग्जाम्पल: डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल रेडिएशन, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नाउ व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन इज अपीयर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, इट रिजल्ट इन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब कि जब एक जगह पे किसी एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में एक से ज़्यादा एडाप्टिव रेडिएशन देखने को मिल रही हैं, तो वहाँ पे आ जाता है हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल होता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, प्लेसेंटा मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मोल का होता है मार्सुपियल मोल,
एंट ईट का नुम्बाट एंट ईटर, माउस का मार्सुपियल माउस, लीमा का स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्विरल का फ्लाइंग फैलेंजर, बॉब कैट का टस्मानियन टाइगर कैट, वोल्फ का टस्मानियन वोल्फ। चौथा आ जाता है बायोकेमिकल एविडेंसेस। ऑर्गेनिज्म शोज सिमिलैरिटी इन प्रोटीन, जीन्स, अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म। It indicates common ancestry. Fifth, embryological evidences proposed by Ernest Haeckel. किसने दिया था embryological evidences proposed by Ernest Haeckel? He observed that all vertebrate embryos have some common features that are absent in adult. कि जितने भी vertebrates होते हैं सबके एम्ब्रियो में कुछ ऐसा common feature जो होता है जो कि adult आने तक में absent हो जाता है। जैसे कि जितने भी vertebrate embryo हैं ह्यूमंस के भी इंक्लूडिंग, उन सब में वेस्टिजियल गिल स्लिट्स होते हैं जस्ट बिहाइंड द हेड, बट वो फंक्शनल खाली फिशेस में होते हैं, नॉट फाउंड इन अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स। हाउएवर कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। जो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर है उन्होंने इस चीज को ना एकदम निग्लेक्ट कर दिया और कहा कि कोई भी एम्ब्रियो किसी भी दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज से कभी पास नहीं करते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट क्या आता है? एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। Natural selection is the process by which the organisms that are best suited for their environment survive and reproduce. नेचुरल सिलेक्शन में क्या आता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सूट कर रहा है उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, वही सेलेक्ट होता है। इसके कुछ एविडेंसेस थे ऐसे कि जैसे कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ये क्या है कि इंग्लैंड में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब 1850s के पहले क्या था, वहाँ वाइट विंग मोथ ज़्यादा थे, ठीक है ना, ऑन ट्रीज, देन डार्क विंग मोथ या फिर मेलेनाइज्ड मोथ। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या देखा गया कि जो डार्क विंग मोथ थे ना वो ज़्यादा हो गए और लेस हो गए वाइट विंग मोथ्स। ठीक है ना, रीजन इसका क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वहाँ पे बहुत सारे वाइट लाइकन्स थे जो कवर किए थे ट्रीज को। इन दैट बैकग्राउंड जो वाइट विंग मोथ थे ना वो सरवाइव कर रहे थे, बट डार्क विंग जो थे वो वाइट लाइकन्स के ऊपर दिख रहे थे, तो वो प्रीडेटर्स उसको पिक कर लेते थे। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि जो ट्री की ट्रंक थी ना वो धीरे धीरे डार्क पड़ने लगी। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल स्मोक, सूट, इन सब की वजह से। तो लाइकन फिर ग्रो नहीं हो पाए ट्रीज की ट्रंक पे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वाइट विंग मोथ थे ना वो ज्यादा दिखने लगे एज कम्पेयर टू ब्लैक वाले, और ब्लैक वहाँ पे इजिली हाइड हो गए। तो उसकी वजह से जो प्रीडेटर थे वो वाइट विंग मोथ वालों को ज़्यादा मतलब खा जाते थे। तो डार्क विंग मोथ वहाँ पे सरवाइव करे क्योंकि वहाँ पे क्या था, उसके लिए सूटेबल डार्क बैकग्राउंड था। नाउ नेचुरल सिलेक्शन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज इन ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू ह्यूमन एक्शन। एग्जाम्पल, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक और ड्रग एसेट्रा। नाउ थ्योरीज ऑफ biological evolution. Lamarckism, theory of inheritance of acquired character. It is proposed by Lamarck. Lamarckism जो था ना वो Lamarck ने दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या कहा कि evolution of life forms occurred by the inheritance of acquired character. Acquired character developed by use and disuse of organs. Lamarck ने क्या कहा कि जो evolution होता है लाइफ फॉर्म का वो कैसे होता है, वो जब इनहेरिट कर रहे हैं कोई भी एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर डेवलप कैसे होते हैं उसके यूज या डिसयूज से उस ऑर्गन के। ठीक है, नाउ इवोल्यूशन बाय यूज ऑफ ऑर्गन, किसी ऑर्गन का यूज करने से इवोल्यूशन कैसे होता है? जैसे कि एग्जांपल, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज ड्यू टू कंटिन्यूस इलोंगेशन ऑफ फोरेज लिव्स ऑन ट्रीज। अब इन्होंने कहा कि जो क्या कहते हैं जिराफ की लंबी नेक होती है, उसका ये होता है कि वो अपनी गर्दन ऊपर कर करके लीव्स को लेता है, तो उसकी वजह से उसके नेक का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो उसकी जो नेक है उसका इवोल्यूशन और लॉन्ग हो रही है। दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज इनहेरिटेड टू सक्सीडिंग जनरेशन। ना इवोल्यूशन बाय डिसयूज की वजह से कैसे कि जैसे कि डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। दिस थ्योरी वाज एलिमिनेटेड आउट बिकॉज इट प्रूव दैट कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू जीन्स। अब आता है डार्विनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं? थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। किस पे बेस था? ऑन द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग अ सी वॉयेज इन अ शेल शिप कॉल्ड HMS Beagle। ठीक है ना। Now Alfred Wallach, a naturalist, worked in Malay Archipelago, had also came to similar conclusion. Work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. Now
डार्विनिज्म इज बेस्ड ऑन टू की कॉन्सेप्ट, पहला ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट में क्या आता है कि ये एक्सप्लेन करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना सब मॉडिफाइड डिसेंट है अपनी पुरानी लाइफ फॉर्म के, ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन में क्या आ जाता है कि कंसिडर करो एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है ए जो ग्रो कर रही है एक मीडियम में, और वो मीडियम जो है उसका कंपोजिशन अगर आप बदल दोगे तो ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन। This variation population B outgrow the other and appear as new species. That is, B is better than A under new condition. Thus, nature select for fitness. उसके बाद आया था हमारा नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट। नेचुरल सिलेक्शन जो है ना इन फैक्ट पे बेस है कि हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, इट इज आइदर बेनिफिशियल और हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। Overproduction, population size grows exponentially due to maximum reproduction. Example, bacterial population. तीसरा, limited natural resource. Resources are not increased in accordance with the population size. Population के हिसाब से resources बढ़ते नहीं हैं कभी भी. चौथा, struggle for existence. It is a competition among the organism for resources so that population size is limited. पांचवा क्या आ जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इन अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म विद बेनिफिशियल वेरिएशन कैन यूटिलाइज रिसोर्सेज बेटर, हैंस दे सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. मतलब कि जो हमारी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ढाल रहा है अपने आप को, तो और ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है, वही क्या कहते हैं सर्वाइव कर पाएगा. इवोल्यूशन, फिर आता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इट लीड्स टू द चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू फॉर्म्स अपीयर. डार्विन इग्नोर्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन और स्पेक्शन. अब उसके बाद आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. ह्यूगो de Vries जो थे उन्होंने प्रपोज किया म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट एक कंडक्ट किया किसमें, ओइनोथेरा लामार्कियन में, इवनिंग प्रिमरोज में, और क्या बिलीव किया दैट इवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू म्यूटेशन एंड नॉट बाय माइनर वेरिएशन. ह्यूगो de Vries ने क्या कहा कि जो इवोल्यूशन हो रहा है वो म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, किसी माइनर वेरिएशन की वजह से नहीं हो रहा है. डार्विनियन वेरिएशन इज माइनर. उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो डार्विनियन वेरिएशन है वो माइनर है, स्लो है और डायरेक्शनल है. ड्यू टू दिस ग्रेजुअल इवोल्यूशन, अगर जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है. नाउ म्यूटेशन इज अ सडन, म्यूटेशन क्या एक सडन है, रैंडम और डायरेक्शनल लेस वेरिएशन है. हियर स्पेशिएशन इज बाय साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिन ऑफ वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन. नाउ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, इट इज स्टेट दैट अलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल. इनका क्या कहना था कि जो अलील फ्रीक्वेंसीज है ना पॉपुलेशन में वो स्टेबल है और कांस्टेंट है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ अदर इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस. द जीन पूल, जीन पूल में क्या आता है, टोटल जीन्स एंड देयर alleles a population remains a constant. This is called genetic equilibrium. जो जीन पूल होता है वो कांस्टेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. अब आता है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1, ठीक है ना. एग्जांपल कि इन अ डिप्लॉइड P and Q आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स, कैपिटल A एंड स्मॉल a रिस्पेक्टिवली. तो कैपिटल A क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए स्मॉल ए की क्या हो जाएगी, 2PQ. तो यहाँ से क्या निकलता है कंक्लूजन कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दैट इज बायोनोमियल एक्सपांशन ऑफ P प्लस Q का होल स्क्वायर. द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशन कॉजेज डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम. दिस इज ड्यू टू इवोल्यूशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. इसमें पहला आता है जीन माइग्रेशन, कि जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, कि जीन जो थी ना वो एक पॉपुलेशन तो उससे दूसरे पॉपुलेशन में फ्लो कर रही थी, तो जो जीन फ्रीक्वेंसी हो रही थी ना वो चेंज कर रही थी दोनों पॉपुलेशंस में, ठीक है ना. और जीन फ्लो जो हो रहा था ना वो कैसे हो रहा था कि अगर माइग्रेशन बहुत बार हो रही है, जीन फ्लो ऑकर्स कब होती थी जीन फ्लो, जब माइग्रेशन बहुत बार हो रहा है. दूसरा पॉइंट क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, द एक्सीडेंशियल जीन फ्लो कॉजिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी. जो एक्सीडेंटल जीन फ्लो हो रहा था ना उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा था. समटाइम द चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज. कभी कभी ऐसा होता था कि जो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती थी ना किसी अलग सैंपल में, वो इतना ज़्यादा, मतलब किसी नए सैंपल में इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाता था कि जो पॉपुलेशन थे ना वो एकदम ही डिफरेंट स्पीशी बन जाती थी. The original different population become founder and the effect is called founder effect.
तीसरा क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, म्यूटेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स ओवर फ्यू जनरेशन, दिस लीड्स टू स्पेशिएशन। फ्यू जनरेशन के बाद उसकी वजह से क्या होता है, स्पेशिएशन। डी क्या आता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रीशफलिंग ऑफ जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिजल्टिंग इज इन जेनेटिक वेरिएशन। रीशफलिंग जो हो रही थी जीन कॉम्बिनेशन की ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिजल्टिंग इन जेनेटिक वेरिएशन। ई क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। इट इज 3 टाइप्स, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, here more individual acquire mean character value and variation is reduced। यहाँ पे क्या होती है कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में कि जो ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं ना, वो मीन कैरेक्टर एक्वायर कर रहे हैं और वेरिएशन जो है वो रिड्यूस हो गया। एग्जांपल, कंसिडर द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, हियर मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे होता क्या है कि जो जितने ज़्यादा इंडिविजुअल है ना, वो सब मीन कैरेक्टर एक्वायर करते हैं और वेरिएशन यहाँ पे घट जाती है। एग्जाम्पल क्या है, द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। ये क्या है, फिनोटाइप फेवर बाय नेचुरल सिलेक्शन, और यहाँ पे मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड। उसके बाद दूसरा क्या है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, हियर इंडिविजुअल ऑफ वन एक्सट्रीम आर मोर फॉरवर्ड। इसमें क्या है कि वन एक्सट्रीम इज फेवर्ड, इधर एक एक्सट्रीम फेवर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीक शिफ्ट हो रही है एक ही डायरेक्शन में, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शनल। उसके बाद आता है तीसरा, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है ना, वो दोनों एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं ना, बीच में से दोनों की तरफ देखो जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रप्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे 2 पीक बन रही हैं। अब आता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंक्लूड 4 ईयर। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है ना, उसमें 4 एरा आ जाते हैं, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक, ठीक है। प्रोटीरोजोइक एरा में क्या आ जाता है, ये 2500 से 2500 से 541 बिलियन ईयर अगो तक चला है। सबसे पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब अपीयर हुई, 2000 मिलियन ईयर अगो हुई। एंड सम ऑफ द सेल्स हैव द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन एज द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या हुआ कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे वो धीरे धीरे मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बन रहे थे। दूसरा आता है पैलेजोइक एरा, जो 540 से 252 मिलियन ईयर अगो था। इसमें क्या था, इसमें 6 पीरियड थे। कैम्ब्रियन जो 540 से 490 तक चला, उसके बाद ऑर्डोविशियन जो 490 से 443 मिलियन ईयर अगो था, सिल्यूरियन जो 425 मिलियन ईयर अगो था, डिवोनियन जो 405 मिलियन ईयर अगो था, देन कार्बोनिफेरस 360 एंड पर्मियन 285। 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट बने थे। 450 मिलियन ईयर अगो सबसे पहला लैंड ऑर्गेनिज्म प्लांट दिखा था। 400 मिलियन ईयर अगो अर्थ्रोपोड्स आए थे, मतलब इन्वेडेड द लैंड। 350 मिलियन ईयर अगो क्या था कि जॉलेस फिशेस वर इवॉल्व्ड। Fishes with stout and strong fins could move on land and go back to water. In 1938, a coelacanth fish, low fins, was caught in South Africa, which was thought to be extinct. This fish was evolved into first amphibian. ये जो fish थी ना, ये सबसे पहली amphibian में evolve हुई थी. Now, 320 million year ago, seaweeds and few plants were existent. Amphibians evolved to reptiles. They lack thick-shelled eggs. They lay thick-shelled eggs. Do not dry up in sun. Then giant ferns like pteridophytes were present, but they all fell to form coal deposits slowly. तीसरा आता है हमारा मीजोजोइक एरा। इसमें क्या था, 252 से 666 मिलियन ईयर अगो था। एज ऑफ रेप्टाइल जिसको कहते हैं, इसमें ना 3 पीरियड थे। ट्रायसिक 230 मिलियन ईयर अगो, ज्यूरासिक 208 मिलियन ईयर अगो, and Cretaceous 144 million year ago. 200 million year ago क्या था, some of land reptiles went back into the water to evolve into fish-like reptiles. Example, Ichthyosaurus. उसके बाद the land reptiles were dinosaur. Land reptiles कैसे थे, डायनासोर्स थे। जो टायरानोसॉर्स थे ना, रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, टेरेडोन, स्टेगोसॉरस, ब्रैंकियोसॉरस एसेट्रा, ये सब थे। जो टायरानोसॉरस रेक्स था ना, वो सबसे लार्जेस्ट डायनासोर था, 20 फीट थी हाइट में और बहुत बड़ा था। फियर्सम डैगर लाइक टीथ, फर्स्ट टूथेड बर्ड वर्ड इमर्ज्ड। उसके बाद आता है सेंजोइक एरा, जो 66 से अभी तक है, मिलियन ईयर तक चल रहा है। एज ऑफ, मतलब 66 से 0। एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म, इसके 2 पीरियड है, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। टर्शरी में आ जाता है 66 मिलियन ईयर अगो। एक सेकेंड,
हाँ, तो टर्शरी जो आता है 66 मिलियन ईयर अगो, क्वार्टरनली 2 मिलियन ईयर अगो, और एज ऑफ मैन जिसको कहते हैं 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड, सम से क्लाइमेटिक चेंज किल देम, सम से मोस्ट ऑफ देम इवोल्वड इनटू बर्ड्स। कुछ कहते हैं कि जो डायनासोर जो थे वो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से खत्म हो गए, कुछ कहते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं वो जो बहुत सारे थे वो सब बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। नाउ फर्स्ट मैमल्स वर श्रीयुलाइट, सबसे पहले मैमल जो थे वो श्रीयुलाइट थे। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज्ड। इन साउथ अमेरिका देयर वर मैमल्स रिसेंबलिंग हॉर्स, हिपोपैटमस, बियर, रैबिट एटसेट्रा। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. जब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया गया तो ये जो एनिमल्स थे ना ये नॉर्थ अमेरिकन फोना से ओवरराइडन हो गए थे। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। अब हुआ क्या कि जब कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्ट हुई तो जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे ना वो सबसे ज्यादा सर्वाइव हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था ऐसे, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा सर्वाइव हुए। ना ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन एंड मैन में क्या आता है? 15 मिलियन ईयर अगो क्या आया? ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। हैरी वॉक लाइक गोरिल्ला, चिंपांजी की तरह थे। ड्रायोपिथेकस जो थे वो एप लाइक थे और रामापिथेकस मोर मैन लाइक थे। 3 से 4 मिलियन ईयर अगो मैन लाइक प्रीमेट्स, हाइट अप टू 4 फीट। फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन फाउंड इन इथियोपिया एंड टांजानिया। 2 मिलियन ईयर अगो Australopithecus lived in East African grassland, hunt with stone weapons, फ्रूट खाते थे। होमो हेबिलिस जो थे वो सबसे पहले ह्यूमन लाइक बीइंग थे, ठीक है ना। ब्रेन कैपेसिटी इनकी कितनी थी? 650 से 800 सीसी थी, और ये मीट नहीं खाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, दे डिड नॉट ईट मीट। 1.5 मिलियन ईयर को होमो इरेक्टस आए, जावा मैन जिनको बोलते हैं, इनकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी और ये मीट खाते थे। 1 लाख से 40,000 साल पहले क्या हुआ कि होमो नेंदरथल्स आए, जिनको क्या कहते हैं? नेंदरथल मैन। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी। ये कहाँ पे रहते थे? ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे। और ये क्या यूज करते थे? ये प्रोटेक्ट ये हाइट यूज करते थे टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, बरीड देयर डेड। फिर उसके बाद आते हैं 75,000 से 10,000 ईयर अगो आइस एज जब थी तो वहां पे होमोसेपियन देखे गए, मॉडर्न मैन। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुआ अबाउट 18,000 ईयर अगो। एग्रीकल्चर और सेटलमेंट 10,000 ईयर अगो। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो हम अगला चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टिल देन इफ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।